आज हम देखेंगे यूटीआई इन प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था में मूत्रमार्ग का संक्रमण कैसे होता है। मतलब जब वुमेन प्रेग्नेंट है और उसको क्या हो जाए, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, ये शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई है। तो ये कैसे करके होता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कैसे उसको आराम होगा, यही सभी कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा, जिससे कि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपने आप ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और अब आप उससे बेनिफिट लेते रहें। तो चलिए देखते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो एक लीडिंग कॉज होता है मॉर्बिडिटी का, यानी कि ये जो यूटीआई जिससे भी होता है उसमें अपने आप ही बीमारी वाले लक्षण पैदा हो जाएंगे। ठीक है, वो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है या बुढ़ा है, ऐसा नहीं है। मतलब ये किसी में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, यंग जनरेशन में भी होता है, बच्चों को भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये किसी भी एज में होता है। ठीक है, और जो इंसिडेंस ऑफ यूटीआई है, मतलब अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो जो जितनी भी वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं उनमें से कम 8% को तो ये देखने को मिलता ही है यूटीआई। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, और ये जो होता है इट अकाउंट फॉर 10% और प्राइमरी केयर कंसल्टेशन बाय द प्रेग्नेंट वुमेंस। तो जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, कम से कम 10% जो वुमेन होती हैं वो मतलब उसमें देखा गया है कि वो क्या करती, इससे रिलेटेड केयर करवाती, प्राइमरी केयर कंसल्टेशन उनका रहता है, यानी कि प्राथमिक देखभाल जो होती है उनकी, वो इसमें कम से कम देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब वो ट्रीटमेंट के लिए जाती हैं। और ये हो गया पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसकी एनेटमी है ये यूरिनरी ट्रैक्ट की, जैसे कि ये किडनी हो गई दोनों, और ये जो हो गई यूरिटर हो गया। ठीक है, ये जो हो गई रीनल पेल्विक है यहाँ पे चौड़ा वाला, और यही चल के आगे चल के क्या हो जाता है, पतले में ये फॉर्म होता जाता है, और इस तरीके से ये ब्लडर के पोस्टीरियर साइड से ब्लडर में इंसर्ट हो जाता है, क्या, यूरिटर्स। ठीक है, तो यही क्या करता है, किडनी में यूरिन बनेगा जो नेफ्रॉन बनाते हैं, उसके बाद ये जो रीनल पेल्विस में कलेक्ट होगा, और यहाँ से फिर ये यूरिटर के थ्रू ब्लडर में आता है। ठीक है, और ब्लडर के बाद तो फिर आपको पता ही है यूरिथ्रा के थ्रू ये आउट हो जाता है। तो यहाँ पे इसी का इन्फेक्शन हमको देखना है अभी। ठीक, तो डेफिनेशन है इसकी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जो कि अभी हमने देखे थे, किसी भी पार्ट में हो सकता है यूरिनरी इन्फेक्शन, जो कि ये जो यूरिनरी ट्रैक के किसी भी पार्ट में ये इन्फेक्शन होता है, उसी को यूटीआई कहते हैं। इसमें किडनी, यूरिटर, ब्लडर और यूरिथ्रा कोई भी किसी का भी पार्ट का ये हो सकता है। दे आर मोस्ट कॉमन इन वुमेन, और ये ज़्यादातर जो कॉमन होता है वुमेन में होता है, एंड एक्स्ट्रा कंसर्निंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जब ये प्रेगनेंसी में होता है तो ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है। ठीक है, वैसे तो ये किसी में भी हो सकता है, और सभी में जो होते हैं, अगर मेडिकल सर्जिकल, जब बच्चे अगर आप लोग देख रहे हो, तो अगर मेडिकल सर्जिकल में भी यूटीआई आता है तो आप यही सब लिख सकते हो। ठीक है, बस वहाँ पर आपको प्रेगनेंसी ना डाल के सिर्फ इसका ये हेडिंग डालना पड़ेगा यूटीआई, और बाकी आप सेम लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम प्रेगनेंसी का देख रहे हैं, इसलिए हम इसमें प्रेगनेंसी ज़्यादा वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो यूटीआई के तो सिम्टम्स सभी में सेम ही होते हैं। ठीक है, बस ये है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। तो इसकी इटियोलॉजी क्या है, कारण क्या होते हैं इसके, सबसे पहले तो बैक्टीरिया होता है इकोलाई। ठीक है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होगा, ये तो आपको देखने ही होंगे, नेम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो यूटीआई कॉज करता है, वो है इकोलाई है। और जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो भी इसमें कॉज करता है। और जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसके वजह से भी यूटीआई कॉज होता है। एंड ओल्डर एज वुमेन, यानी कि जो वुमेन प्रेग्नेंट है लेकिन वो एज उनकी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि अबव 30 वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, 34, 35 ऐसे में, तो उनमें भी ये देखने को मिलता है। एंड प्रीवियस यूटीआई, या फिर उनको कभी पहले यूटीआई हुआ हो, उन वुमेन को पहले कभी उनकी यूटीआई की कंप्लेन रही हो, तो उनको भी ये हो सकता है, यानी कि बिफोर प्रेगनेंसी उनको कभी यूटीआई प्रॉब्लम रही होगी, तो उनको भी ये वाली प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलेगी। और वो उन वुमेन को भी देखने को मिलता है जो डायबिटीज़ होती है, यानी कि डायबिटीज़ की कंप्लेन जिनको होती है उनको भी ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, एंड कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है, यानी कि उनको मोशन क्लियर नहीं होता है, पेट साफ उनका नहीं होता है कहने का मतलब, तो उनको भी ये वाली प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, यानी कि उनका मोशन क्लियर नहीं होता है। और डिहाइड्रेशन, यानी कि वो पानी वानी कम पीते हैं, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो उसके वजह से भी कॉज होता है। देन पैथोफिजियोलॉजी, कैसे करके ये
कॉज होता है, ये आज हम अभी इसमें हम देखेंगे कि जो यूट्रस साइज डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। जो यूट्रस का जो साइट होता है, मतलब कहाँ पे यूट्रस रहता है, लोकेटेड कहाँ रहता है, वो रहता है डायरेक्टली टॉप ऑफ द ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर के ऊपर रहता है, ठीक है। और यूट्रस ग्रोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब यूट्रस क्या हो रहा है, ब्लैडर के ऊपर रहता है, और यूट्रस जो होता है प्रेगनेंसी में क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है तो यूट्रस का साइज भी क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है। तो इट इंक्रीज वेट, और उसका जो वेट होता है वो भी बढ़ता है। कैन ब्लॉक द ड्रेनेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लडर। तो जो ड्रेनेज होता है यूरिन के थ्रू, जो ब्लडर के थ्रू बाहर आता है यूरिन, जो उसको वो क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, जो ड्रेनेज होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या कर सकता है, जो उसकी ओपनिंग होती है, अगर ये प्रेशर पड़ेगा तो उसकी जो ओपनिंग होती है वो क्या हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, कहने का मतलब, ठीक है। इसलिए भी ये वहाँ पे यूरिन प्रॉब्लम, मतलब ये वाली प्रॉब्लम आएगी। एंड स्टील्स ऑफ यूरिन, उसके बाद क्या होता है, स्टेल्स जो यूरिन होता है ना, स्टेसिस ऑफ यूरिन इज ब्लैडर एज वेल एज इन द यूरिटर ऑल्सो, ठीक है। क्या होता है, कहने का मतलब कि अब यहाँ पे देखिए ब्लॉकेज हो गया ड्रेनेज में, यानी कि जो उसका ओपनिंग थी वहाँ पे उसके प्रेशर पड़ा और वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, यानी कि दब गई ना, ओपनिंग उसकी दब गई। तो जिससे क्या हो रहा है, यूरिन प्रॉपर पास आउट नहीं हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, और वहाँ पे क्या हो जा रहा है, वो कलेक्ट हो जा रहा है, ब्लैडर में ही रह जा रहा है, ठीक है। और ब्लैडर के साथ साथ वो यूरिटर पे भी थोड़ा बहुत रह जाता है। जब ऐसे करके यूरिन ब्लैडर में आ रहा है ना, तो ब्लैडर फुल हो गया, तो अब वो यूरिटर में भी रह सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं बैक्टीरिया का। अब वहाँ पे यूरिन काफ़ी टाइम से मतलब कलेक्ट है और यूरिन पास अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। और जो कॉज करते हैं यूटीआई को, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। अब इसके टाइप्स होते हैं, यूटीआई कितने टाइप्स का होता है, ये होता है 3 टाइप्स का। तो जो होता है असिम्टोमेटिक बैक्टीरिया, असिम्टोमेटिक होते हैं 2 to 10% तक, यानी कि जिसमें कोई भी सिम्टम, मतलब यूटीआई तो हो गया प्रेग्नेंट वुमेन को, लेकिन उसमें कोई सिम्टम अभी नहीं हुए, यानी कि उसको कुछ भी इसका पता नहीं चल पा रहा है कि उसको अंदर कुछ यूटीआई वाली प्रॉब्लम हो रही है। देन है अक्यूट सिस्टाइटिस, ये दूसरा टाइप है इसका, जो कि 1 to 4% तक होता है। सिस्टाइटिस मीन जो ब्लडर का इन्फेक्शन हो जाता है ना। देन अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, जो कि 0.5 to 2% तक होता है। तो ये होता है किडनी का, यानी कि डायरेक्टली अब किडनी में सडनली क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो वो हो गया, उसी को बोलते हैं। देन थर्ड, अब हम इसको फर्स्ट वाला देखते हैं, असिम्टोमेटिक बैक्टीरिया। तो क्या होता है कि व्हेन अ काउंट ऑफ 10-5 CFU पर ml, यानी कि CFU का मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर मिलीलीटर, जो कि मैंने यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। यूटीआई का तो आपको पता ही है। तो ये क्या होता है, ये एक जब इसको काउंट, इसको चेक किया जाता है बैक्टीरिया की, जब टेस्ट इसका देखा जाता है, तो ये जो होते हैं 10-5 CFL पर ml में पाए जाते हैं पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि जो उसको कॉज करते हैं यूटीआई को, वो यहाँ पे मिलते हैं। फाउंड इन द मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन ऑन 2 ओकेजन विदाउट एनी सिम्टम्स ऑफ यूटीआई इज नोन एज असिम्टोमेटिक बैक्टीरिया, यानी कि असिम्टोमेटिक जो बैक्टीरिया है ये यहाँ पे। तो जो असिम्टोमेटिक बैक्टीरिया होगा वो कैसे होगा, जब क्या होता है कि जब उसका देखा जाता है, टेस्ट किया जाएगा, तो 10-5 CFU पर ml जो है ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। और कहाँ मिलते हैं, मिड स्ट्रीम जो क्लीन यूरिन होता है उसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि मिड स्ट्रीम क्या होता है, जो पहला यूरिन वेस्ट हो जाएगा और बीच वाले यूरिन को सैंपल के लिए रहेंगे और बाद वाला यूरिन को नहीं लेंगे, ठीक है। यानी कि ना फर्स्ट वाला लेते हैं ना बाद वाला लेते हैं, बीच वाले यूरिन को लेते हैं, तो उसमें ये देखने को मिलते हैं जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो उसी वो होता है, उसी को एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि यूरिन टेस्ट से पता चला हमें कि वो क्या है, यूटीआई उसको हो रहा है और उसको अभी कोई भी सिम्टम नहीं हुए, ठीक है। इट शुड बी स्क्रीन एट फर्स्ट प्रीनेटल विजिट, ठीक है। ये जो होता है, जब वुमेन पहली बार अपने चेकअप कराने आती है तो उसी समय उसकी स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए, यूरिन टेस्ट कर लेना चाहिए इसके लिए भी, और या फिर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में उसका कर लेना चाहिए, ठीक है। या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको करना चाहिए, ठीक है।
यानी कि जो भी पहले हो, या तो फर्स्ट 12 वीक्स में होना चाहिए या फिर फर्स्ट विजिट में ही उसका हो जाना चाहिए। इफ़ ASB इज़ नॉट ट्रीटेड, ठीक है, अगर अस ये है, ASB का मतलब असिम्टोमेटिक जो बैक्टीरिया होता है, अगर उसको चेक ना किया जाए या उसको चेक करके उसको ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन बी डेवलप इनटू सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। तो वो क्या हो जाएगा, सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। मीन अब उसमें सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे वूमेन में, ठीक है, यानी कि उसको परेशान करना शुरू हो जाएगा, उसकी परेशानी बढ़ने लगेगी और उसको बीमारी वाले लक्षण दिखने लगेंगे, ठीक है, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। देन है सेकंड वन इज अक्यूट सिस्टाइटिस। तो ये होता है ब्लडर का इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द ब्लडर इज कॉल्ड अक्यूट सिस्टाइटिस। ओके, देन अक्यूट सिस्टाइटिस इज प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट फ्रॉम असेंडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग सिम्टोमेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अक्यूट सिस्टाइटिस जो प्रेगनेंसी के समय होता है, ये तब देखा जाता है जब लंबे समय से उसको क्या होता है, असिम्टोमेटिक बैक्टीरिया होता है, यानी कि उसको पता नहीं होता उसके अंदर क्या है, UTI कॉज हो रहा है, लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं आ रहे होते हैं और वो लंबे समय से ये चल रहा होता है। तो ये होता है अक्यूट सिस्टाइटिस को कॉज कर लेता है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो ये अक्यूट सिस्टाइटिस इसको हो जाएगा वुमेन को, ठीक है। और ये होता है इट अफेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें से कम 1% को तो ये अप्रॉक्स क्या करता है, अफेक्टेड करता ही है, उनको प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद है, ये देख लिया हमने अक्यूट सिस्टाइटिस, ये हो गया ना। अब देखते हैं इसके सिम्टम, साइन ऑफ सिम्टम। डिस्यूरिया होगा इसमें, यानी कि पेन होगा यूरिनेशन के समय में, और फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि उसको बार बार अर्जेंस लगेगा, जाना है करके अर्जेंसी लगेगी। अर्जेंसी मतलब एकदम से उसको बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम उसको यूरिनेशन के लिए जाना है और बार बार उसको लगेगा, ठीक है, यूरिन की फीलिंग। और क्या होगा, सुप्राप्यूबिक जो पेन होगा इन द एब्सेंस ऑफ द सिस्टमिक इलनेस, ठीक है, बिना किसी बीमारी के ही उसे क्या लगेगा, सुप्राप्यूबिक जो होती है वो पेन उसको लगेगा। और हेमिचूरिया होगा, ठीक है, सुप्राप्यूबिक रीजन आपको पता ही होगा, तो वहाँ पे उसको पेन होगा और यूरिन के साथ उसको ब्लडर आएगा, उसको हेमिचूरिया बोलते हैं, ठीक है। देन है अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो सिस्टाइटिस भी हो गया हमारा। अब है अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, ये जो होता है इन्फेक्शन किडनी का इन्फेक्शन होता है, इसलिए इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक। और इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ सेप्टिक शॉक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये इसके जो ये होता है, इसके वजह से मतलब ये जो प्रेगनेंसी होती है ना, जब वुमेन शॉक में जाती है तो उसका सेप्टिक शॉक का जो मेन कारण होता है वो है यही, इसको लीडिंग कॉज माना जाता है पाइलोनेफ्राइटिस को, अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस को, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। क्या होता है, प्रेगनेंसी का ये सीरियस मोस्ट कॉम्प्लिकेशन माना जाता है, ठीक है। इट अकर मोर ऑन द राइट साइड 70 to 80%, यानी कि, और कंपेयर टू द लेफ्ट साइड 10 to 15%, यानी कि लेफ्ट साइड जो 10 to 15% होता है, तो उसके कंपैरिजन में जो राइट साइड होता है 70 to 80% वहाँ पे होता है, मतलब ज़्यादा कहाँ पे होता है, राइट साइड में, ठीक, ये इन्फेक्शन। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। अब इसके क्या सिम्टम होंगे, इसमें पेन होगा, एकिंग पेन होगा इन वन और बोथ जो रेडियंट ग्रोइन में होगा, यानी कि इसका जो पेन होता है वो दोनों ही साइड में होगा, जो कि नीचे तक आएगा, यानी कि ऊपर ग्रोइन यहाँ जो हमारा फ्लैंक एरिया है उससे कहाँ पे आएगा, नीचे ग्रोइन एरिया में, ये दोनों साइड में होगा। और एकिंग यानी चुभन वाला पेन होगा। और इसमें फीवर होगी, ठंड के साथ उसको फीवर लगेगा और उसको कपकपाहट भी होगी, ठीक है, हाइपोथर्मिया जिसे बोलते हैं, मतलब उसको जो है ठंड के साथ बुखार आएगा और टेम्परेचर उसका ये हो जाएगा, हाइपोथर्मिया में वो पेशेंट जाएगी। और अनोरेक्सिया हो जाएगा उसको, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग होगी, और ये जो होगा माइलेजियास हो जाएगा। माइलेजियस का मतलब होता है पेन इन मसल्स होगा, पेशेंट में लुक टॉक्सिक होगा और रेज टेम्परेचर होगा उसको, और टेकिकार्डिया होगा, रीनल एंगल टेंडरनेस भी उसको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका ये वाले अगर आपको याद ना हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन ऑफ सिम्टम, कि पेन एरिया मतलब पेन को अलग अलग करके इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। पेन एरिया होगा उसको फ्लैंक एरिया में होगा, यानी कि दोनों किडनी की साइड होगा, पीछे बैक में भी जाएगा पीठ की साइड को, और नीचे पेल्विक रीजन में भी होगा, यानी कि जो ग्रोइन एरिया है। उसके बाद है उसको पेन जो होगा, सर्कमटेंसेस जो होता है, इट अकर ड्यूरिंग यूरिनेशन। ज़्यादातर जो उसका पेन होगा वो यूरिन के समय में उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा यूरिन
पास करते समय। और यूरिनरी में देखा जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है उसको यूरिनरी सिस्टम में, ठीक है, यूटीआई होगा। और क्लाउडी यूरिन होगा, यानी कि उसका यूरिन का जो कलर है वो थोड़ा क्लाउडी रहेगा, और जैसे बादल टाइप का, बदला बदला टाइप का ना, जैसे धुंधला टाइप का। और फाउल स्मेल होगी, यूरिन में स्मेल आएगी। और फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, यूरिन करने के लिए उसको फीलिंग आएगी। और फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाएगी। और यूरिन में क्या हो सकता है, ब्लड इन यूरिन भी हो सकता है, जिसको हेमिचीरिया बोलते हैं, ठीक है। देन होल बॉडी में क्या होगा, होल बॉडी में उसको चिल होगा, यानी कि ठंड लगेगी, फीवर आएगा, थकान महसूस होगी, भूख नहीं लगेगी, और मलेज होगा, ठीक है। उसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में क्या होगा, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में उसको ये होगा कि नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि जी मचलाएगा और साथ में वॉमिट भी होगी। और उसके अलावा जो होता है, हार्ट रेट में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जो हार्ट रेट होती है वो ज़्यादा फास्ट चलती है, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन क्या होगा इसका, यूरिन जो इसको चेक करने के लिए क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करेंगे, जिसको आरएम, यूरिन आरएम भी बोलते हैं। आरएम का मतलब होता है रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि पस सेल को देखेंगे, अगर मोर देन 5 है पर हाई पावर फिल्म, तो ये ज़्यादा देखने को मिलेगा पस, इसमें जो प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स होंगे, जो कि मोर देन 5 होंगे, ठीक है, पर हाई पावर फिल्म। और उसके अलावा यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी किया जाएगा, इसमें सीबीसी का काउंट किया जाएगा, विथ ईएसआर भी देखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो होता है ब्लड कल्चर किया जाएगा, जो कि इफ़ फीवर इज एसोसिएटेड विथ चिल एंड राइगर, अगर ठंड के साथ और कपकपाहट के साथ उसको फीवर हो रहा है तो ब्लड कल्चर भी उसका करना पड़ेगा, कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उसके बाद है डिबिस्टिक कल्चर टेक्निक। डिबिस्टिक कल्चर टेक्निक होती है, ऐसी कल्चर टेक्निक होती है जो प्लास्टिक की जो स्टिक्स होती हैं, जिसमें कि केमिकल मिक्स होता है, तो उनको क्या करते हैं, बॉटल में जो ये जो यूरिन में है उसको डिप करते हैं, और अगर वो अपना कलर चेंज करता है तो समझिए कि उसको उसमें क्या है, इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर है मेडिकल मैनेजमेंट। इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, ओरल एंटीबायोटिक देंगे, जो कि है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन 100 mg ट्वाइस डेली, यानी कि दिन में 2 बार, यानी कि 6 AM 6 PM कर सकते हैं, या 9 to 9 कर सकते हैं, जिसमें जो आराम मिले वो वाले टाइम बना लेने चाहिए। फिर एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक होगा, जो कि 500 mg की होनी चाहिए, दिन में 3 बार, 9 3 9 ऐसे कर सकते हैं। और एम्पिसिलिन हो सकता है 250 mg, QDS यानी कि 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है, जैसा भी सही। QDS मतलब 4 टाइम्स अ डे, 6 12 इस तरीके से वो दे सकते हैं। ऑल द मेडिकेशन शुड बी गिवन फॉर अ कोर्स ऑफ 10 to 14 days। और ये जो मेडिकेशन है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा कोर्स का, वो 10 to 14 days का होना चाहिए, ठीक है। और यही जो होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सिम्टम के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देंगे, जिस भी तरीके के उसको सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इसके नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने लिख दिए हैं, मैनेजमेंट आप बताइएगा। अक्यूट पेन अगर उसको होता है तो उसमें क्या क्या आप करेंगे वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि रिलेटेड टू द इन्फेक्शन की वजह से उसको अक्यूट पेन हो रहा है, और विद इन द यूरिनरी ट्रैक्ट में जो है इन्फेक्शन पहुंच चुका है, इसलिए उसको अक्यूट पेन हो रहा है। तो इसको सबसाइड करने के लिए जो भी आप काम करेंगे वो यहाँ पे आप मेडिकल मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट इस तरीके से आप 1 by 1 इसको लिख सकते हैं, कि सबसे पहले क्या करेंगे, असेस करेंगे पेन को, उसके बाद क्या करेंगे, उसको माइंड डाइवर्शन थेरेपी और उसको प्लांटी ऑफ फ्लूइड इस तरीके से आप दे सकते हैं, एंड जो भी आप कर सकते हैं। फिर देन इन द लास्ट आप उसको मेडिकेशन दे सकते हैं, जो भी पेन किलर मेडिकेशन है ना। फिर है हाइपरथर्मिया में जो होता है रिलेटेड टू द इन्फेक्शन हो गया ये, तो ये इन्फेक्शन की वजह से उसको हाइपरथर्मिया में यानी कि फीवर आ रहा, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, उसको 1 by 1 करके उसके ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, मतलब उसके मैनेजमेंट लिख सकते हैं कि हाइपरथर्मिया में क्या करेंगे आप उसको, ठीक है। उसके जो वेंटिलेशन को मेंटेन करना, उसको असिस्ट करना, सबसे पहले तो कितना फीवर है चेक करना उसको, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, मेंटेन एंड वेंटिलेशन करना होगा, लूज़ उसको क्लोथिंग करानी होगी उसकी। उसके बाद उसको आप कोल्ड स्पंज करवा सकते हैं, अगर उसको राइगर हो रहा है तो फिर आप उसको कोई मेडिकेशन दे सकते हैं कोल्ड स्पंज ना करा के। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन। अब ये जो बीमारी है बार बार यूरिनेशन की पेन की वजह से उसको क्या नहीं आएगा, नींद अच्छी से उसकी
जो है वो डिस्टर्ब रहेगी, तो उसको नींद प्रॉपर नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप उसको मैनेजमेंट लिख सकते हैं कि उसके लिए उसको आप क्या क्या कर सकते हैं ना। तो उसके लिए आप कूल एंड क्लामी उसको एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, उसको आप माइंड डाइवर्शन थेरेपी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और इन द लास्ट आप क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम मेडिकेशन सभी में प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट में पहले नर्सिंग मैनेजमेंट को जो भी मेजर्स हैं वो अपनाने के बाद फिर आप ये सब लास्ट में लिख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में।